तो चलिए जी स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम आज अपना लेक्चर। आपका मैं वेलकम करता हूं BR एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम NCERT 11th जो है वो पढ़ रहे हैं और इसके ऑलरेडी हमने कुछ चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं और आज का हमारा लेक्चर रहेगा एनिमल किंगडम। ऑलरेडी हमने जो पिछले चैप्टर्स पढ़े उनके MCQs भी किए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको NCERT क्लियरली समझ में आ जाए, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ जाए और अपने मार्क्स अपना आप मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं, तो ये सीरीज़ आपके लिए बनी है। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए और इस लेक्चर सीरीज़ को आप जो है एंजॉय कीजिए, ठीक है, ताकि आपके NCERT के जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी डाउट्स हैं वो इन टॉपिक से वो आपके क्लियर हो जाए। आज का हमारा जो लेक्चर है दैट इज़ एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया है और आज हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम। जैसा कि आप जानते हैं ये सीरीज़ जो है इसमें हम NCERT की जो टेक्स्ट है हमें वो हम पढ़ रहे हैं, उसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश में कर रहा हूँ। और आपको क्या करना है, जो आपकी NCERT है आपको अपने सामने रखनी है और लाइन बाय लाइन आपको देखना है और उसको समझना है, ठीक है। तो अपनी NCERT अपने सामने रखिए और मेरे साथ जो है आप इन लाइन्स को जो है याद करेंगे, ठीक है। Animal kingdom. When you look around, you will observe different animals with different structures and forms. बिल्कुल, जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो हम अपने इर्द गिर्द जब देखते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमल्स हमें दिखाई देते हैं और जिनकी स्ट्रक्चर, जिनकी फॉर्म अलग अलग होती है ना। सही बात कि जब आप देखते हो क्या आपको एक जैसे एनिमल्स दिखते हैं? नहीं दिखते हैं। एज ओवर मिलियन स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड टिल नाउ, ठीक है। मिलियंस ऑफ एनिमल्स स्पीशीज़ जो है उनको डिस्क्राइब किया गया है। तो यहाँ पर भी जो है क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इतने सारे एनिमल्स हैं, तो इनको एक सिस्टमेटिक वे में डिस्क्राइब करना ज़रूरी है। अब एनिमल्स में जो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है वो हम देखेंगे, ठीक है। In spite differences in structure and form of different animals, there are fundamental features, ठीक है। कुछ fundamental features होते हैं common to various individuals in relation to the arrangement of cells, ठीक है। यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती है ऑर्गेनिज्म्स में जो ऑर्गेनिज्म्स में कॉमन होती है, ठीक है ना। जब हम देखते हैं ऑर्गेनिज्म्स में डिफरेंसेस भी बहुत है लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अरेंजमेंट ऑफ सेल्स की अरेंजमेंट सेम हो सकती है, बॉडी सिमेट्री सेम हो सकती है, नेचर ऑफ सीलूम जैसे आपने पढ़ा सीलूमेट्स, एसिलूमेट्स, ठीक है, या सीडोसिलूमेट्स, पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, दिस आर द फंडामेंटल जो फीचर्स है ये कॉमन हो सकते हैं। यही फीचर जो है यूज़ किए गए हैं एनिमल्स को क्लासिफाई करने के लिए और कुछ यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो पहला जो है क्लासिफिकेशन में आप देखते हैं जब हम क्लासिफाई करते हैं तो वहाँ पर पहले हम देखते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है कि किस लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब क्या ये ऑर्गेनिज्म जिसको हम देख रहे हैं क्या ये इसमें सिर्फ सेलुलर लेवल है या सेल्स से भी ऊपर टिश्यू लेवल है या उससे भी ऊपर ऑर्गन लेवल है, ठीक है। तो उसके बिना पर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो है इसके बिना पर जो है एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है। दो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमिलिया आर मल्टीसेलुलर, ये तो हमें पता ही है कि जितने भी मेंबर्स हैं किंगडम एनिमिलिया के वो सभी मल्टीसेलुलर हैं, ठीक है। ये मोर देन वन सेल इनकी बॉडी में प्रेजेंट है। All of them do not exhibit the same pattern of organization of cells, और इनमें एक ही पैटर्न से सेल्स जुड़े नहीं हुए हैं, ठीक है। यानी सेल्स जो इनमें है वो एक ही पैटर्न से ऑर्गेनाइज नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन स्पॉन्जेस, अगर हम स्पॉन्जेस की बात करेंगे, सेल्स आर अरेंज्ड, उनमें सेल्स अरेंज हैं इन लूज सेल एग्रीगेट्स, यानी वहाँ पर सेल्स का एक गुच्छा बना हुआ है, ठीक है, सेल्स का एक गुच्छा, ठीक है। इस तरीके से सेल्स का एक गुच्छा जिसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है।
तो हम कहेंगे कि जो स्पॉन्जेस है दे हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ सेल लेवल की उनमें ऑर्गेनाइजेशन है, सेल से बड़ा कुछ नहीं है उनमें, यानी उनमें टिश्यूज़ नहीं है। ठीक है, टिश्यू आपको पता है ना, एक ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, जिनकी फंक्शन सेम हो, जो डेवलपमेंटल के हिसाब से भी सेम हो। ठीक है, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, जिससे पहले हमने टॉपिक किया है। अगर नहीं पढ़ा है, जिस स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा होगा वो पहले वहाँ जाके उस लेक्चर को देखे, तब जाके इस लेक्चर पे आ जाए। ठीक है, तो स्पॉन्जेस की बात कर रहे हैं हम, उनमें आप क्या देख रहे हो, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक गुच्छा है सेल्स का, तो उसको हम कहते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सम डिवीजन ऑफ लेबर ऑकर्स अमंग इन द सेल्स। ठीक है, कुछ डिवीजन ऑफ लेबर हैं, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है कुछ पर्टिकुलर सेल्स को पर्टिकुलर काम दिया गया है। ठीक है, पर्टिकुलर सेल्स को पर्टिकुलर काम दिया गया है, वो कुछ इन स्पॉन्जेस में देखा गया है। ठीक है, इन सीलेंट्रेट्स, जो सीलेंट्रेट्स है जिनको निडेरियंस भी कहते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज मोर कॉम्प्लेक्स। इनमें जो सेल्स की अरेंजमेंट है वो पॉरीफेरन से कॉम्प्लेक्स है। हियर द सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन और अरेंज्ड इनटू टिश्यूज। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। हम किन की बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं बात सीलेंट्रेट्स की, जिनका दूसरा नाम जो है दैट इज निडेरियंस, दैट इज निडेरियंस। तो इनमें क्या आप देखते हो, आप इनमें देखते हो कि जो इनमें सेल्स हैं, ठीक है, वो सेल्स जो क्या करती है, जो सेम फंक्शन करती है, वो सेल्स जो सेम फंक्शन कर रही है, उनको एक ही ग्रुप में अरेंज किया गया है और उस ग्रुप को कहते हैं टिश्यू। पहले हमें पता है कि टिश्यू वो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जिनकी फंक्शन सेम हो, जिनका डेवलपमेंटल प्रोसेस सेम हो, हैंस इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। ठीक है, एसिटल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इससे भी एक हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कॉल्ड ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो हम देखते हैं प्लेटिहेल्मिन्थेस में। तो क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, क्वेश्चंस आपसे यही पूछा जा सकता है ऑन द बेस ऑफ लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि स्पॉन्जेस में कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको आंसर देना है सेलुलर लेवल। इसी तरीके से निडेरियंस में या सीलेंट्रेट्स में कौन सा लेवल है, तो आपको देना है आंसर टिश्यू लेवल। ठीक है, उसके बाद अगर क्वेश्चन आएगा प्लेटिहेल्मिन्थेस में क्या है, तो उनमें है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड अदर फाइला, जो इससे हायर फाइलाज हैं प्लेटिहेल्मिन्थ से, वेयर टिश्यूज आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स, वहाँ पर ऑर्गन्स बने हुए हैं। ठीक है, ईच स्पेशलाइज्ड फॉर ए पर्टिकुलर फंक्शन, और हर एक ऑर्गन को एक पर्टिकुलर फंक्शन वो परफॉर्म करता है। ठीक है, तो टिश्यू क्या है वो हमने ऑलरेडी पढ़ा। ऑर्गन क्या होता है, ऑर्गन होता है ए ग्रुप ऑफ टिश्यूज, ए ग्रुप ऑफ टिश्यूज जो एक जैसा काम करते होंगे, उन टिश्यूज को फिर हम ऑर्गन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल वी हैव किडनी। ठीक है, किडनी के टिश्यूज जो है ना, उनका एक जैसा काम है। ठीक है, फिल्ट्रेशन बाकी चीज़ें, तो उसको हम इसीलिए किडनी कहते हैं, इसीलिए उसको ऑर्गन कहते हैं। या इसी तरीके से हमारा लिवर है। इन एनिमल्स लाइक एनालिडाज हैं, ऑर्थोपोडॉन्स हैं, मोलस्कस, इनमें क्या देखा गया है, इकेनोडर्मेट्स एंड कॉर्डेट्स, ऑर्गन्स हैव एसोसिएटेड, ऑर्गन्स एसोसिएट हुए हैं, मतलब मिलजुल कर काम कर रहे हैं। ठीक है, ऑर्गन्स मिलजुल कर काम कर रहे हैं टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम, और क्या बना रहे हैं, फंक्शनल सिस्टम बना रहे हैं वो। ठीक है, उनके ऑर्गन्स कंसर्न विद द स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन, दिस पैटर्न इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। जैसे हम में भी है, लिवर है, ठीक है, आपका स्टोमक है, लिवर है, स्टोमक है, ठीक है, आपका लिवर है, आपका स्टोमक है, आपका हार्ट है, आपके जो लंग्स है। ठीक है, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, ग्रुप ऑफ एनिमल्स एग्जिबिट वेरियस पैटर्न कॉम्प्लेक्सिटीज। वहाँ पर भी जब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में देखते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं इन्होंने वेरियस पैटर्न्स बनाए हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटिहेल्मिन्थेस हैज only a single opening to the outside of the body that serves as both mouth and ends and is hence called incomplete digestive system। ठीक है, अगर हम प्लेटिहेल्मिन्थेस की बात करेंगे तो वहाँ पर आप देख रहे हो, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है उसमें सिर्फ एक ही ओपनिंग है, यानी जो उनमें
डाइजेस्टिव सिस्टम है उनमें एक ही ओपनिंग पाई जाती है टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। वो एक ओपनिंग जो है वो दोनों काम देती है, एक तो माउथ का भी और एंस का भी। इसलिए उस डाइजेस्टिव सिस्टम को हम क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब कंप्लीट क्या होगा? कंप्लीट वो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसमें दो ओपनिंग्स होंगी, ठीक है, एक तो माउथ और एंस। जैसे ह्यूमंस में माउथ भी है और एंस भी है, तो ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलेंगे। इसी तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारा है, सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा ब्लड, ठीक है, हमारा जो हार्ट है या वेसल्स है, तो इसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इसके भी दो काइंड्स हैं, दो टाइप्स हैं, एक तो ओपन टाइप, दूसरा है क्लोज टाइप। अब ओपन टाइप क्या होता है? ओपन टाइप वो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें जो ब्लड है उसको हार्ट जो है पंप करता है। जब पंप करता है तो बॉडी की हर सेल या बॉडी या टिश्यूज के हर सेल्स, ईच सेल जो है वो डायरेक्टली इन कांटेक्ट होती है विद ब्लड, ठीक है, विद ब्लड। यहाँ पर वेसल सिस्टम नहीं होता है, हार्ट तो होता है लेकिन वेसल सिस्टम नहीं होता है। तो ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे। उसके बाद क्लोज टाइप, इसमें जो है ब्लड जो है सर्कुलेट हो जाता है बॉडी में थ्रू ए सीरीज ऑफ वेसल्स। यानी यहाँ पर एक तो हार्ट तो है ही, और उसके बाद वो जो हार्ट है, ठीक है, उसके साथ क्या जुड़ी हुई है? वेसल्स जुड़ी हुई है, ठीक है। वही वेसल जो है पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करती है और फिर जाके वापस ब्लड लाती है कहाँ पर? हार्ट में। तो पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम आगे। तो अगर हम देखेंगे कौन कौन सी वेसल्स हैं, इसमें हमारी आर्टरीज हैं, हमारी वीन्स हैं और कैपिलरीज, ठीक है। इसके बाद सिमेट्री। सिमेट्री ऑलरेडी आपने पढ़ा है, इसलिए अगर सिमेट्री को थोड़ा डिटेल्ड आपको समझना होगा तो जो इससे पहला हमने चैप्टर पहला क्लास किया था उसमें आप देखोगे, उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। फिर भी यहाँ पर पढ़ते हैं, एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेस ऑफ देयर सिमेट्री। सिमेट्री के बिना पर, सिमेट्री क्या होती है? अरेंजमेंट ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, चाहे वो हमारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हो, ठीक है। अगर ऑर्गेनिज्म में हम पार्ट्स करें, क्या करेंगे? उनमें पार्ट्स करेंगे, यानी कट करेंगे। फिर हमें क्या देखना है? क्या ईच कट में इक्वल नंबर ऑफ बॉडी पार्ट्स आए हैं? अगर आए हैं तो इसको कहते हैं सिमेट्री, ठीक है। स्पॉन्ज आर मोस्टली एसिमेट्रिकल। स्पॉन्ज में सिमेट्री नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि उनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, उनमें कोई जो है सिमेट्री नहीं होती। एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर डजंट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाल्व्स। उनमें इक्वल हाल्व्स नहीं होते, इक्वल पार्ट्स नहीं होते। व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड्स द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाल्व्स। जब एक आप क्या करोगे? कट करोगे किसी ऑर्गेनिज्म को सेंट्रल एक्सिस से, फिर उसके बॉडी के दो हिस्से बनेंगे और वो इक्वल पार्ट्स होंगे, यानी इक्वल सिस्टम ऑफ जो टिश्यूज़ है या ऑर्गन्स है वो दोनों साइड, दोनों पार्ट्स में आपको मिलेंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप क्या कहोगे? उसको आप कहोगे रेडियली सिमेट्रिकल। ये भी मैंने पढ़ाया है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल्स जो है आप देख सकते हो, सिलेंट्रेट्स, टीनोफोराज, इकेनोडर्मेट्स, ठीक है। एनिमल्स लाइक एनालिडाज, आर्थ्रोपोडाज एटसेट्रा, वेयर दे कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाल्व्स इन ओनली वन प्लेन। जहाँ पर सिर्फ एक ही प्लेन से क्या कर सकते हो? आप डिवाइड कर सकते हो, उसको कहते हैं बायलेटरल। अब फ़र्क क्या है बायलेटरल और जो है रेडियल? रेडियल में आप देखोगे, फॉर एग्जांपल दिस इज़ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हो? इसको आप काट कर सकते हो सेंट्रल एक्सिस से, सेंट्रल एक्सिस से काट कर सकते हो इस तरीके से। नीचे फिर आप काट करोगे, नीचे तक लाओगे टॉप टू बॉटम, तो इसके दो हिस्से हो जाएंगे। अगर ऐसे भी करना चाहोगे ऐसे भी आएगा, इस तरीके से भी करना चाहोगे तो हर एक प्लेन के जरिए, लेकिन सेंटर से वो गुजरना चाहिए वो काट, तो उसे क्या होगा? दो इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे इस ऑर्गेनिज्म को। तो ऐसे सिमेट्री को हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं, ठीक है। अब डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म्स क्या होते हैं? सिंपल यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जिसको थोड़ा और डिटेल्ड ये पढ़ना है तो वो इससे पहले वाला जो हमारा लेक्चर था बेसिक्स में, वो जाकर देखें। डिप्लोब्लास्टिक वो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जिनके दो जर्म लेयर्स होते हैं, ठीक है, यानी एक्टोडर्म और एंडोडर्म, जिनमें एक्टो प्लस एंडोडर्म पाया जाता हो, ठीक है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक वो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जिनमें तीन जर्म लेयर्स, एक तो एक्टो, दूसरा मीजो, दूसरा एंडोडर्म, यानी तीन लेयर्स में पाए जाते हैं।
डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? वो जिनमें दो ही लेयर्स एक्टोडर्म और एंडोडर्म पाया जाता हो। फॉर एग्जाम्पल सीलेंट्रेट्स। एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर, उनमें एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर होता है जिसको मीजोगीलिया कहते हैं, इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म, यानी उनमें मीजोडर्म नहीं होता है लेकिन एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर होता है जिसको मीजोगीलिया कहते हैं, लेकिन फिर भी ये क्या है? ये डिप्लोब्लास्टिक है। ठीक है, फिगर 4.2a आप देख सकते हो, 4.2a ये वाली जो है, यहाँ पर आप देख सकते हो मीजोगीलिया ये है, ठीक है, ये है एक्टोडर्म और ये है एंडोडर्म। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जो है ये एक्टोडर्म है, दिस इज मीजोडर्म, दिस इज एंडोडर्म, तो ये ऑर्गेनिज्म जो है इट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। These animals in which the developing embryo has third germinal layer, वो ऑर्गेनिज्म्स जिनमें एम्ब्रियो के पास 3 जर्म लेयर्स होंगे, यानी मीजोडर्म भी ऐड होगा एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान, उनको ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल पैलेटिहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेटस, पैलेटिहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेटस तक सब ट्रिप्लोब्लास्टिक है। सीलूम, सीलूम ऑलरेडी आपने पढ़ा है, सीलूम क्या होता है? एक बॉडी कैविटी होती है, ठीक है। अगर सीलूम प्रेजेंट होगा तो कहते हैं हम सीलूमेट्स, अगर सीलूम एब्सेंट होगा उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं एसिलूमेट्स, ठीक है। द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। द बॉडी कैविटी विच इज लाइनड बाय मीजोडर्म, वो बॉडी कैविटी जो मीजोडर्म से लाइन की हुई हो, ठीक है, जिसमें इर्द गिर्द जो है मीजोडर्म हो, तो उसको हम सीलूम कहते हैं। एनिमल्स पॉजेसिंग, जिनके पास ये सीलूम होगा तो उनको सीलूमेट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है? एनालिड्स, मोलस्कस, आर्थ्रोपोड्स, इकानोडर्मेट्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइनड बाय मीजोडर्म, कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जिनमें बॉडी कैविटी मीजोडर्म से लाइन नहीं हुई होती है, ठीक है, लाइन की नहीं हुई होती है। इंस्टेड द मीजोडर्म इज प्रेजेंट एज स्केटर्ड पाउचेस, मीजोडर्म जो है वो स्केटर्ड पाउचेस बनाता है इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, उनको हम सीडोसिलोमेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? सीडोसिलोमेट्स। फॉर एग्जांपल एस्केलमेंथिस, द एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, उनको क्या कहते हैं? एसिलोमेट्स। फॉर एग्जांपल पैलेटिहेल्मिन्थेस, ठीक है। इसके बाद सेगमेंटेशन। व्हाट इज सेगमेंटेशन? इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइड, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी जो है ना, फॉर एग्जांपल ये कोई एनिमल है, इनमें बाहर से अगर आप देखोगे ना आपको सेगमेंट मिलेगा, ठीक है। ये सेगमेंट इंटरनली भी होगा, अंदर से भी होगा और बाहर से भी होगा, तो इसको कहते हैं सेगमेंटेशन। विद सीरियल रिपीटेशन, यानी एक के बाद दूसरा, ठीक है, इस तरीके से कंटिन्यूअसली ये सेगमेंट्स कंटिन्यूअस होते हैं। एटलीस्ट इन सम ऑर्गन्स, कुछ ऑर्गन्स में। फॉर एग्जांपल इन अर्थवर्म, अगर अर्थवर्म की बात करेंगे, उनकी जो बॉडी है दैट शो मेटामेरिक सेगमेंटेशन, वो क्या दिखाती है? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। किन में पाई जाती है? अर्थवर्म में। और इसको कहते हैं मेटामेरिज्म, इसको कहते हैं मेटामेरिज्म, यानी बॉडी के जो है, बॉडी में क्या होते हैं प्रेजेंट? लेयर्स, एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी। नोटोकॉर्ड क्या होता है? नोटोकॉर्ड जो है, नोटोकॉर्ड इज मीजोडर्मली डिराइव्ड, ये मीजोडर्म से बना हुआ होता है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर मीजोडर्म से बना हुआ होता है। फॉर्मड ऑन द डॉर्सल साइड, किस साइड में बना हुआ होता है? डॉर्सल साइड में। ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है तब जाके कहाँ से बनता है? आपको ये डेरिवेशन जो है ना, कहाँ से डिराइव हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। और किस साइड में होता है? डॉर्सल साइड में। एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड, जिनके पास नोटोकॉर्ड होता है, उन एनिमल्स को कॉर्डेट्स कहते हैं, ठीक है। एंड दोज एनिमल्स जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं होता है, उनको कहते हैं नॉन कॉर्डेट्स। फॉर एग्जांपल पॉरीफेरा टू इकानोडर्मेटस, जितने भी एनिमल्स हैं उनको क्या कहेंगे हम? उनको हम नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन कॉमन फंडामेंटल फीचर्स, मतलब क्लासिफिकेशन जो है वो कुछ फंडामेंटल फीचर्स के बिना पर की गई है। यहाँ पर 4.4 में आप देख सकते हो। किंगडम एनिमलिया, ठीक है। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दो तरीके की हो सकती है, या तो सेलुलर लेवल या तो टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन लेवल। सेलुलर लेवल, टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम। सेलुलर लेवल जो होते हैं इनमें सिमेट्री नहीं होती है, बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है। फॉर एग्जांपल पॉरीफेरेंस, इसमें सिर्फ एक ही फाइलम आता है, दैट इज पॉरीफेरेंस।
उसके बाद टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में कुछ ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनमें रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है, फॉर एग्जांपल सीलेंट्रेट्स एंड टिनोफोरा। जैसे मैंने बोला था कि सीलेंट्रेट्स को निडेरियंस भी कहते हैं, निडेरिया। उसके बाद कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो बायलेटरल सिमेट्री जिनमें प्रेजेंट होती है। उनमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास बॉडी कैविटी नहीं होती, उनको एसिलोमेट्स कहते हैं, फॉर एग्जांपल पालेटीहेल्मिन्थेस। कुछ जो है उनमें फॉलस सीलोम होता है, यानी सीडोसीलोमेट्स पाउचेस लाइक स्ट्रक्चर्स आर फॉर्मड बाय मेसोडर्म। इसमें एग्जांपल आती है एस्कीहेल्मिन्थेस की, ठीक है। विद ट्रू सीलोम्स, कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास ट्रू सीलोम होता है, ट्रू बॉडी कैविटी होती है, ठीक है, उनको कहते हैं सीलोमेट्स। एनालिड्स आते हैं, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्कस, इकाइनोडर्मेट्स, हेमिकॉर्डेटा, ठीक है, कॉर्डेटा, ये सब आते हैं किसमें? सीलोमेट्स में। अब कुछ इंपॉर्टेंट फाइलम। पहला फाइलम है हमारा फाइलम पॉरिफेरा। फाइलम पॉरिफेरा, फाइलम पॉरिफेरा जो है, इनको जो है कॉमनली इनको क्या कहा जाता है? स्पॉन्जेस कहा जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दे आर जनरली मेरीन, मेरीन होते हैं एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल। पहले यह पढ़ा हमने, एसिमेट्रिकल होते हैं। दीज आर प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स, यानी पुराने मल्टीसेलुलर एनिमल्स एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनके पास कौन सी ऑर्गेनाइजेशन दिखती है हमें? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्पॉन्ज है वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनके पास एक कैनाल सिस्टम होता है जिसको हम वाटर ट्रांसपोर्ट और सिंपली उनको कैनाल, उसको कैनाल सिस्टम कह सकते हैं हम, ठीक है। वाटर इंटर्स थ्रू, इनमें जो वाटर है वो इंटर हो जाता है छोटे छोटे पोर्स के जरिए। उन पोर्स को ऑस्टिया कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये छोटे छोटे पोर्स लगे हुए हैं बॉडी पर, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है? ऑस्टिया। इन द बॉडी वॉल इनटू ए सेंट्रल कैविटी, अंदर जो है ना, अंदर एक सेंट्रल कैविटी होती है जिसमें ये पानी फिर चला जाता है, ठीक है। सेंट्रल कैविटी में, उस सेंट्रल कैविटी को स्पोंजोसील कहते हैं। इस सेंट्रल कैविटी को क्या कहेंगे? स्पोंजोसील। फ्रॉम वायर इट गोज आउट थ्रू ऑस्क्यूलम, फिर वहां से वो पानी जो है बाहर की तरफ निकलता है, उस पोर को कहते हैं ऑस्क्यूलम, ठीक है। यानी इन ऑस्टिया से पानी अंदर चला जाता है, ठीक है, फिर स्पोंजोसील में चला जाता है और फिर ऑस्क्यूलम के जरिए बाहर आ जाता है, ठीक है। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, इससे क्या हो जाता है? इससे ये हो जाता है कि वाटर में जो मिनरल्स होंगे, जो न्यूट्रेंट्स होंगे, वो इस स्पोंज के बॉडी में चले जाते हैं और इस तरीके से ये अपना फूड जो है ना, फूड एक्वायर करता है, ठीक है, इसको न्यूट्रिशन मिलता है। एक तो फूड का काम भी न्यूट्रिशन का काम भी देता है ये, दूसरा रेस्पिरेटरी एक्सचेंज भी हो जाता है इस तरीके से, और रिमूवल ऑफ वेस्ट भी हो जाता है ना वाटर के इस कैनाल सिस्टम से। इनमें कुछ खास किस्म की सेल्स पाई जाती है जिनको कोनोसाइट्स कहा जाता है, कॉमनली कॉल्ड कॉलर सेल्स भी, ठीक है। वो कहाँ पर होती है? वो स्पोंजोसील के अंदर होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये स्पोंजोसील है, इस स्पोंजोसील के अंदर इस तरीके से कुछ सेल्स होती है जिनको कॉलर सेल्स कहा जाता है, कॉलर सेल्स, ठीक है। कोनोसाइट्स आर कॉलर सेल्स एंड द कैनाल्स लाइन द स्पोंजोसील एंड द कैनाल्स, ठीक है। कैनाल्स और स्पोंजोसील में बोथ इन दोनों में प्रेजेंट होती है। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, इनमें जो डाइजेशन दैट इज इंट्रासेलुलर, यानी इंट्रासेलुलर का मतलब है विद इन द सेल। फॉर एग्जांपल ये कोई सेल है, इसके पास न्यूट्रेंट जब पहुंचता है तो इसके अंदर डाइजेशन होती है, सेल के अंदर, तो इसको कहते हैं इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर। दूसरी टर्म है इंटरसेलुलर, यहाँ पर इंटरसेलुलर की बात नहीं है बट यहाँ इंट्रासेलुलर। इंटरसेलुलर क्या होता है? सेल्स के दरमियान। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन, इनमें जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो बना हुआ होता है स्पाइक्यूल्स का, या जिसे हम स्पोंजिन फाइबर भी कहते हैं, ठीक है, स्पोंजिन फाइबर। स्पोंजिन फाइबर या स्पोंजिन। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यानी सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, मोनोशियस होते हैं इनमें इनको कहा जाता है हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट आर दोज एनिमल्स which do not have separate sexes, यानी both sexes are present on the same organism. Eggs and sperms are produced by the same individual, ठीक है। स्पोंजेस रिप्रोड्यूस एसेक्चुअली भी रिप्रोड्यूस होते हैं बाय फ्रेगमेंटेशन, बॉडी में फ्रेगमेंट्स होते हैं और ईच फ्रेगमेंट एक नए इंडिविजुअल में
तब्दील हो जाता है। एंड सेक्चुअली बाय फॉर्मेशन, सेक्चुअली भी ये रिप्रोड्यूस हो जाते हैं बाय गैमेट फॉर्मेशन। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होती है, यानी बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है। और डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट का मतलब है कि पहले हम ये समझेंगे कि फर्टिलाइजेशन का इंटरनल का मतलब क्या होता है कि जो एनिमल होता है उसकी बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन क्या होती है? फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट के दरमियान फ्यूजन। वो कहाँ पे होता है? वो इनमें होता है इंटरनल बॉडी के अंदर, ठीक है। और डेवलपमेंट इनका इनडायरेक्ट है। उसका मतलब क्या हुआ? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जब फ्यूजन हो जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है, फिर लार्वल स्टेजेस आ जाते हैं। लार्वल स्टेजेस, लार्वा बनता है। लार्वा के बाद उस लार्वा से क्या बनता है? एडल्ट बनता है। इसको कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी बात करेंगे तो हमें डायरेक्ट डेवलपमेंट, कोई लार्वल स्टेज नहीं है बीच में। लेकिन ये जो ऑर्गेनिज्म्स है इनमें जो है लार्वल स्टेज आ जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और वो लार्वल स्टेज जो होता है वो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होता है देन एडल्ट। यानी अगर आप देखोगे ना उस लार्वा को, वो और एडल्ट जब आप उनके दरमियान कंपेरिजन करोगे ना तो वो आपको एक जैसे नहीं दिखेंगे, ठीक है, उनकी मॉर्फोलॉजी डिफरेंट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल सिल्क वर्म है, ठीक है, सिल्क वर्म, कैटरपिलर उसका लार्वा है, कैटरपिलर। तो कैटरपिलर जो है वो कुछ इस तरीके का कीड़ा होता है, ठीक है, लेकिन जब उससे एडल्ट बनता है तो उसके विंग्स भी होते हैं, ठीक है, एब्डोमेन और बाकी चीज़ें भी होती है। तो इसको और इसके जो इसका जो लार्वा है, इसको जब आप कंपेयर करते हो ना तो ये मॉर्फोलॉजिकली दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आपको दिखते हैं, लेकिन होता ये एक ही है, ठीक है। अब इनडायरेक्ट का मतलब क्या है? कि लार्वल स्टेज प्रेजेंट होना। एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो साइकन इसमें एग्जाम्पल है, ठीक है। साइकन को स्काइफा भी कहा जाता है। स्पूंजिला जिसको फ्रेश वाटर स्पूंज, ये इंपॉर्टेंट है। यूस्पूंजिया जिसको बाथ स्पूंज भी कहा जाता है। कल हम पढ़ेंगे फाइलम सिलेंट्रेटा से, ठीक है। तो इस लेक्चर में बने रहने के लिए शुक्रिया। आप देखते रहिए और इस लेक्चर सीरीज़ को आप शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए इस चैनल को, BR एकेडमी को, ठीक है। तो दीजिए इजाज़त, थैंक्स।